हेलो हेलो। हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, सुबह के बज चुके हैं 9 और 9 और आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार हमारी यूपी जीके की कक्षा चलती है जिसे आप सभी के सभी करते चलते हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। रजत जी मेरे साथ, अभिषेक यादव जी, रुपेश शुक्ला जी, मानसी सिंह, शुभम पटेल और उपेंद्र विश्वकर्मा जी भी हैं, शिवानी राधे राधे सर जी, अविनाश जी हैं और ऐश्वर्या गुड मॉर्निंग सर जी, रजत जी गुड मॉर्निंग सर, राज जय भीम सर जी। चलो, तो एक बार मेरे साथी सभी के सभी यहां पर जुड़ते हुए और मैं उत्तर प्रदेश के नवसृजित जनपदों के बारे में बता भी रहा था। और एक बात सभी को मैं अवगत यहां पर कराना चाहूंगा कि कमेंट्स पर कम फोकस करते हुए, ठीक है, क्योंकि आप लिखोगे बहुत लंबा फॉर्मेट, उसे लिखने में भी टाइम लगेगा, सारी चीजें जाएंगी और मेरा ध्यान तब भी ना गया तो कोई उसका जो है बेनिफिट नहीं रहने वाला, उसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जो है, ठीक है ना, अपने गुड मॉर्निंग हो गई और बाकी तो सभी अपनी कक्षा पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलो जी। तो सभी जो है यहां पर जुड़ चुके और चलते हैं भैया जी अपने नवसृजित जनपदों के साथ। कल शायद 6 हो गए थे, है ना, 6 हो गए, तो आज 7वां एक और करेंगे, बलरामपुर। ठीक है भैया जी, एक और होगा, ठीक है, 7वां। तो आप लिख देना बलरामपुर। अब बलरामपुर के बारे में भी हम देखें, बलरामपुर जो है ना, ये नेपाल की सीमा को भी स्पर्श करता है बलरामपुर जनपद। और सर जी ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब बच्चों में, बलरामपुर आपको कर देना है। और साथ ही 25 मई 1997 ईस्वी को, ठीक है, कब की बात है, बस फोकस से पढ़ाइए, बिल्कुल फोकस से पढ़ रहे हैं, पढ़ा हुआ, ठीक है। 25 मई 1997 ईस्वी को गोंडा और इस जनपद का जो गठन है, तो 25 मई 1997 को, 1997, 25 मई 1997 को गोंडा, ठीक है जी, गोंडा और बलरामपुर, ठीक है, और सॉरी सिद्धार्थनगर, माफी चाहूंगा, बलरामपुर का तो गठन ही हो रहा है ना, सिद्धार्थनगर जनपद के, सिद्धार्थनगर जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके, भैया जी कुछ कुछ हिस्सों को अलग करके, ये आप सभी को लिख देना है, कुछ हिस्सों को, कुछ हिस्सों को अलग करके, राइट, आप सभी करते चलेंगे एकदम करेक्ट तरीके से। ठीक है जी, चलो भैया, बात क्या होगी, बलरामपुर एक जनपद होगा और इस बलरामपुर जनपद का जो गठन है वो कब हो जाता है, 25 मई 1997 को गोंडा। और अब आप सभी को पता है कि देवी पाटन जो मंडल है उसका मुख्यालय कहां पर है, गोंडा में ही है। और सर एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये बलरामपुर जो होगा ये कौन सी रिवर पर वसा हुआ है, तो आप राइट कर देना, राप्ती नदी। भैया जी कौन सी नदी की बात कह दी, तो यहां पर करेक्ट आंसर राप्ती नदी। चलो जी, ये पॉइंट एकदम करेक्ट होंगे। अब इसी के साथ चलते 8वां, एक और जनपद होगा जिसका नाम होगा चंदौली। ठीक है, एक और होगा सर जी, एक और जनपद होगा जिसका नाम होगा चंदौली।
तो अब चंदौली की तरफ हम चलेंगे सर जी। और चंदौली जो जनपद है इसका गठन, इसे धान की डलिया भी कहा जाता है। तो सर जी 20 मई 1997 ईस्वी को 1997 को 1997 को वाराणसी से, ठीक है भैया जी, वाराणसी से अलग करके, किससे, तो आप ये राइट कर देना वाराणसी से अलग करके। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। तो भैया जी चंदौली जो जनपद का जो गठन है वो 20 मई 1997 को वाराणसी जनपद से अलग कर दिया। चंदौली जिसे धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है, वो चंदौली जहां प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलेंगे, वो कहां पर, चंदौली में ही अवस्थित होगा। तो आप जो है, मैं कहने का मतलब ये है, आप जो है भैया जी इन जनपदों के विषय में, ठीक है, क्योंकि इनकी स्थापना वर्ष अधिकांशतः पूछ ली जाती है। अब इसी के साथ भैया जी एक और होगा सिरावस्ती। उस सिरावस्ती की बात होगी जहां पर गौतम बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और इस जनपद का जो गठन हो जाता है मेरे साथी 22 मई 1997 को। ये भी 1997 को हुआ। कई जनपद बनते हैं 1997 को बहराइच से अलग करके, ठीक है भैया जी, कहां से, बहराइच जनपद से अलग करके, मतलब कुछ तहसीलों को काट दिया अलग करके, एक और जनपद इस उत्तर प्रदेश की पावन धरातल पर बन जाता है, सिरावस्ती। जिसका, सिरावस्ती की बात होगी जिसका जिला मुख्यालय भिनगा। आपने पढ़ा है जिला मुख्यालय कहां है सिरावस्ती का, भिनगा, राप्ती नदी के किनारे अवस्थित वो सिरावस्ती, जहां पर सहित महित नामक जो ग्राम वगैरह हैं उनकी भी पहचान। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिटरेसी रेट मीन्स साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा होगा सर जी, सिरावस्ती होगा। आगे बात समझ में। और गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन काल की सर्वाधिक, मतलब कि सबसे ज्यादा उपदेश भी सिरावस्ती, वो सिरावस्ती जो कि मेरे साथी राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। एकदम करेक्ट होगा। चलो जी, अब दूसरी बात आती है भैया जी गौतम बुद्ध नगर। अब एक और जनपद आपका बना और जनपद का नाम होगा गौतम बुद्ध नगर। अब इस नगर को भी आप लिख दो भैया जी गौतम बुद्ध नगर। करेक्ट करेंगे सर जी, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आप कर देना। 6 सितंबर 1997 की बात है। 6 सितंबर 1997 ईस्वी को गाजियाबाद व बुलंदशहर, ठीक है, गाजियाबाद व बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को काट कर, बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को अलग करके, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर अलग करके गौतम बुद्ध नगर की स्थापना मीन्स गठन हो जाता है सर। और इसका जिला मुख्यालय मैंने आप सभी को बताया ही है, ग्रेटर नोएडा। और साथ ही कौन सी रिवर गौतम बुद्ध नगर की बात आती है तो ये सरची हिंडन नदी के किनारे अवस्थित होगा। कौन सी नदी, तो भैया जी हिंडन नदी एकदम राइट आंसर होगा। की बात समझ में जी सर। अब गौतम बुद्ध नगर की बात आती है तो सर ये आप करेंगे, ठीक है जी, नहीं था वो सबसे ज्यादा उपदेश यहां, ये जगह तो थी ना, जिला इसे अब जैसे हापुड़ है, ठीक है, अब सबसे नवसृजित मतलब कि नया जनपद है। अब इसे देखें जाए कि जो ये क्षेत्र था, ठीक है, अब सिरावस्ती जगह तो थी, सिरावस्ती नाम तो था, लेकिन जो जिले का जो दर्जा दिया है, जो जिला जो बनाया है वो आपका क्या हो गया, 22 मई 1997 को बनाया है। ठीक है, चलो अब यही पॉइंट एकदम करेक्ट होगा सर। अब इसी के साथ चलते हैं संत कबीर नगर। कौन सा, 11वां जनपद और कर दो भैया जी, संत कबीर नगर। ठीक है, अब संत कबीर नाम आपने सुना होगा, ठीक है, मगहर आमी नदी के किनारे अवस्थित,
ठीक है। और कबीरदास जी एक बात कह रहे हैं, ठीक है, और मैं क्या अमली करते चलना है कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलगट यानी कि पार, जो जैसी करे वैसी भरे तू क्यों भय उदास। तो एकदम प्रत्यक्ष है, ये वास्तविकता है कि जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। पढ़ोगे ना पढ़ोगे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि उदास होने की जरूरत नहीं है, परिणाम इसी वर्ष के अंदर आ जाएंगे। चलो तो आगे चलेंगे। संत कबीर नगर 5 सितंबर 1997 को, भैया जी कब की बात है, तो ये भी 5 सितंबर 1997 को वस्ती बताना कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, मैंने कल बताया था, वस्ती व सिद्धार्थ नगर, ठीक है, वस्ती व सिद्धार्थ नगर, वो सिद्धार्थ नगर जो काला नमक चावल के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो वस्ती व सिद्धार्थ नगर जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके, जिले के कुछ हिस्सों को अलग करके कुमानो है ना, कुमानो, कल्ली तो लिखा था, बस्ती जनपद मंडल भी है बस्ती, और सती मसूड़ा धाम, ये सारी चीजें हमने कल की थी, कुआनो, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। तो आप करेंगे 5 सितंबर 1997 को, ठीक है। संत कबीर नगर, आप पता है संत कबीर नगर का जिला मुख्यालय कहां, खलीलाबाद, ये मैंने आप सभी को बताए भी हैं। आपने एक नाम और सुना होगा कन्नौज का, जिसे इत्र नगरी कहा जाता है, कन्नौज। 18 सितंबर 1997 को, भैया जी कब की बात है, तो 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद से, 18 सितंबर 1997 को फर्रुखाबाद से अलग करके, फर्रुखाबाद जनपद से अलग करके, ठीक है जी, फर्रुखाबाद जनपद से अलग करके, मतलब क्षेत्र को अलग कर दिया। और यहीं पर कन्नौज, इस कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आप पढ़ेंगे, जिन्होंने 200 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष चलता है, पाल वंश हो, चाहे राष्ट्रकूट वंश हो या प्रतिहार वंश हो, जिन्होंने 200 वर्षों में अपनी सैन्य शक्ति, अपने देखे तो खजाने वजाने सबको खर्च कर दिया इस कन्नौज की गद्दी के लिए, क्योंकि पाटलिपुत्र का वर्चस्व धीरे धीरे लुप्त हो रहा था और कन्नौज उस समय केंद्र के रूप में अपनी शक्ति को निहारता ऊपर की तरफ चल रहा था। तो आप करेंगे, ठीक है जी। अयोध्या का पुराना नाम क्या है, फैजाबाद से पहले साकेत था, ठीक है। अब कल परसों को मतलब कल्ली इतिहास चल जाएगा उत्तर प्रदेश का, तो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे, ये भी एकदम राइट होगा। औरैया सर जी, जहां पर सारस कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर बना वही औरैया, हाँ भैया जी, ये सारस के लिए जाना जाता है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण व शहरी मतलब कि पढ़ा लिखा जनपद औरैया ही होगा। 17 सितंबर 1997 को, भैया जी कब, 1997 में बहुत बन रहे हैं, देख लो, 17 सितंबर 1997 को, 17 सितंबर 1997 को इटावा जनपद से अलग करके, भैया जी किससे, इटावा जनपद से अलग करके, ठीक है। बहुत बढ़िया, इन पॉइंटों को आप नोट करते चलना, ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं, कोई करवावे बिना, ठीक है। तो इसलिए भैया जी आप इन्हें राइट टू राइट करते चलेंगे। अब इसी के साथ आप आ जाओ कासगंज, एक और जनपद कर देना सर जी, कासगंज, ठीक है, एक जनपद और होगा मेरे साथी, कासगंज। अब कासगंज का जो देखें तो पूर्व नाम बताना, कासगंज का पूर्व नाम क्या था, तो 17 अप्रैल 2008, कब भैया जी, 17 अप्रैल 2008 को,
ठीक है, 17 अप्रैल 2008 को कासगंज मतलब कि किससे अलग कर दिया? एटा से। 17 अप्रैल 2008 को एटा से अलग करके, एटा से अलग करके, ठीक है, वो अतरंजी खेड़ा एटा में तो पड़ता है सर जी, और क्या, 17 अप्रैल 2008 को एटा से अलग करके कासगंज, जिसे काशी रामनगर के नाम से जाना गया था। ये तो आप सभी को पता है, काशी रामनगर। और फिर बाद में भैया जी 2012 में, ठीक है, अखिलेश सरकार ने मायावती जी की सरकार में बना और अखिलेश जी की सरकार में इसे काशीराम से फिर कासगंज कर दिया। सर इसी के साथ एक और बढ़ जाओ, संभल। संभल, हाँ सर जी, 15वां एकदम करेक्ट करेंगे, संभल। अब संभल की बात आई कि संभल जो जनपद है, इसका गठन 28 सितंबर 2008 को मुरादाबाद, ठीक है, 28 सितंबर, हाँ सर जी, 28 सितंबर 2008 को, ठीक है, 28 सितंबर 2008 को मुरादाबाद, और संबल 11 होना चाहिए भाई, 11 होगा, माफी चाहूंगा, 2011 को, ठीक है, 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद व बदायूं जनपद से अलग करके, कहां से? बदायूं, ऐसे कर देना, बदायूं जिले से अलग करके, बदायूं जिले से अलग करके, तो ये भी आप सभी को लिखना होगा। चलो भैया जी, संभल 28 सितंबर 2011 को संभल, जिसे पूर्व में भीमनगर के नाम से जाना जाता था। पूर्व में जब गठन हुआ था ना, तो पूर्व नाम था इसका भीमनगर, मतलब कि जब इसकी स्थापना हुई तो किस नाम से? तो भैया जी भीमनगर के नाम से। और 2012 में जब सपा की सरकार आती है तो भैया जी भीमनगर को संभली बना दिया, 23 जुलाई 2012 को, ठीक है, भीमनगर, ठीक है, और भीमनगर से फिर संभल, तो आप कर देना मतलब कि 23 जुलाई 2012, 23 जुलाई 2012 को संभल कर दिया। मेरी बात आ रही है समझ में ना? देखो, जो संभल जो जगह थी, इसे मतलब कि मायावती की सरकार में 28 सितंबर 2011 को एक जिला बना दिया, और किससे? मुरादाबाद और बदायूं से काट कर, और नाम रख दिया भीमनगर। नाम क्या कर दिया? भीमनगर। जैसी सपा की सरकार आती तो 23 जुलाई 2012 को ये भीमनगर से संभल कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, चलो जी, अब इसी के साथ भैया जी एक और होगा हापुड़। हापुड़ भी उसी दिन इसका भी गठन होता है, 28 सितंबर 2011 को, ठीक है। हापुड़ की बात आई तो भैया जी 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद से, हाँ सर जी, गाजियाबाद से अलग करके, गाजियाबाद से अलग करके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, गाजियाबाद से अलग करके, ये आप सभी को करना है। और सर जी हापुड़ का जो नाम रखा था, पूर्व नाम था पंचशील नगर। इस हापुड़ को मिनी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? पंचशील नगर। हापुड़ का नाम रख दिया था पंचशील नगर, और फिर सपा की सरकार आई, इसे फिर क्या बना दिया? हापुड़ी बना दिया, ठीक है। एक और करेंगे सर जी, शामली। इनका गठन एकदम हो रहा है 28 सितंबर को ही 3 जनपदों का, ठीक है। 75 जनपद या ना करने आपको, तो मात्र बस यही करने जो मैं अब करा रहा हूं। 17वें पर आ जाओ भैया जी, एक और होगा 17वां जनपद शामली, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद। और साथ ही ये भी आपका 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर से
कहां से भैया जी? मुजफ्फरनगर से अलग करके, मुजफ्फरनगर से अलग करके शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद होगा, जिसका नाम रख दिया, पूर्व नाम प्रबुद्ध नगर था। यही तो क्वेश्चन आते हैं, शामली का पूर्व नाम क्या होगा मेरे साथी? प्रबुद्ध नगर। ये आप सभी को कर देना है, प्रबुद्ध नगर एकदम राइट होगा। जी सर, ये पॉइंट आप सभी को करते चलना है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना? हाँ, शामली जो है आपका सबसे पश्चिमी जनपद होगा। ये तो मेरा जिला है शामली, यहाँ काफी सर्दी है भैया। यहाँ कौन सा भैया जो है अफ्रीका बन रहा है, यहाँ भी सर्दी है, ठीक है, सभी जगह सर्दी चल रही है। तो शामली और पूर्व नगर नाम, सॉरी पूर्व नाम करना, इसे पूर्व नाम करेंगे। यहाँ भी पूर्व नाम हो गया प्रबुद्ध नगर। एक और कर लो बस, अमेठी, अमेठी और कर लो 1 जुलाई 2010 को। अमेठी जिसका जिला मुख्यालय गौरीगंज था, है ना? एक 18वां और लिख लो, अमेठी। और अमेठी का जो गठन होता है सर 1 जुलाई 2010 को, 1 जुलाई 2010 करेक्ट कर दो। 1 जुलाई 2010 को 10 को रायबरेली व सुल्तानपुर से कुछ क्षेत्र को अलग कर दिया। रायबरेली व सुल्तानपुर से कुछ क्षेत्र अलग किया, सुल्तानपुर से भैया जी। और इस जनपद का अमेठी जिसका जिला मुख्यालय गौरीगंज, इन्हें आप याद कर लेना, ठीक है? आगे बात समझ में? आगे बात समझ में ना? तो एक बार है ये 18 वो जनपद, मैंने 7 के 7 इनके नाम, स्थापना वर्ष, बाकी 6 मैंने कल कराई दिए थे, बाकी मैंने कल 6 करा दिए, और इन्हें आप एकदम शानदार तरीके से करेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत होनी ना चाहिए। संभल का जो है ना अब पंबासा होना चाहिए। अब ये भी कंफ्यूजन का विषय है, क्योंकि वह जो ही मुरादाबाद में आ गया, ठीक है? तो पंबासा कई जगह वहजोई कर रखा है, तो आप जो है उसे वैसे पंबासा ना वहजोई होगा, क्योंकि क्षेत्र कट गया। चलो अब ये आप इन्हें करेंगे बढ़िया तरीके से, और यदि हो गई हो तो मैं आपसे आगे की तरफ भैया जी, ठीक है, सबसे ज्यादा सर इसको देख लीजिए एक बार। चलो फतेहपुर को देख लूंगा, शुभम कुमार जी आप बेनिश्चित रहेंगे, चिंता ना करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब सर एक हेडिंग और डाल दो, नगर निगम एवं नगर निकाय, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल बॉडीज। आप करेंगे साथी, नगर निगम एवं कौन सा होगा? नगर निगम एवं नगर निकाय, एवं कौन सा? नगर निगम एवं नगर निकाय। चलो भैया जी, अब नगर निगम ये टॉपिक भी अपने में बहुत इंपोर्टेंट है। हाँ सर जी, यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप करेंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है? ये आप सभी को लिख देना है, ये आप सभी को क्या कर देना है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल बॉडीज। अब इसमें क्या आएगा सर जी? नगर निगम तो आपने करा दिए 17, भाई नगर निगम मैंने करा दिए ना, करा दिए। अब इसके अंतर्गत आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल विकास खंडों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कुल मेरे साथी यदि देखें तहसीलों की संख्या, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर पालिका परिषद,
उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, तो इन सभी के बारे में हम ठीक है कर पा रहे होंगे। तो नगर निगम तो करा दिया, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं, अब एक क्वेश्चन ये बताओ मुझे कि प्रदेश की जो है प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या कितनी है? प्रदेश में ये बता देना है। प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या, प्रदेश में वर्तमान में तहसील, अब आपका जो कार्य होगा आय बनवानी हो, वैसे तो जनसेवा केंद्र पर ही हो जाता है, लेकिन कार्य तो तहसील से ही होगा ना। डोमिसाइल हो, खसरा खतौनी जो भी है, सारे काम वो कहां से? तो आप बताएंगी सर जी मतलब कि तहसील से। तो प्रदेश में वर्तमान में तहसीलों की संख्या, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि नंबर ऑफ ठीक है ना तहसील कितनी है? सर जी आप एकदम करेक्ट करेंगे, 351। भैया जी कितनी? आज मैं देखूं तो 351। भैया जी 15 ना, 351 होगा। और एक और बात, सर्वाधिक तहसीलों वाला या सबसे अधिक तहसीलों वाला जनपद, सबसे अधिक तहसीलों वाला जनपद, जल्दी बताओ कि अब देखो 351 आज वर्तमान में अपने प्रदेश में होगी, और सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जनपद कौन सा होगा? प्रयागराज। भैया जी कौन सा? राइट यहां कर देंगे प्रयागराज। और प्रयागराज में तहसीलों की संख्या जो होगी वो 8 होगी सर। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान तहसीलों की संख्या 351 होगी। सर एक क्वेश्चन और कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक तहसीलों वाला जनपद, तो आप प्रयागराज यहां पर राइट कर देंगे। कहां? प्रयागराज। ये पॉइंट तो आपके समझ में आ गए जी। अब एक क्वेश्चन और आप सभी को यही लिख देना है, प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील। ये क्वेश्चन और आया सर जी। प्रदेश मीन्स आप समझ लेना कि भैया जी मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो प्रदेश की, जी सर, प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा। सबसे बड़ी तहसील तो प्रशासनिक और दृष्टि से देखा जाए तो मऊ रानीपुर कौन सी होगी? तो यहां पर राइट आंसर कर देना मऊ रानीपुर। और सर ये मऊ रानीपुर कहां? तो ये आपकी झांसी में बन जाएगी। ये कहां? झांसी में। तो प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? तो आप राइट कर देना मऊ रानीपुर। ठीक है जी, कौन सा? मऊ रानीपुर। अब दूसरी बात क्या होगी सर जी? दूसरी बात ये तो सबसे बड़ी हो गई, अब आप सबसे छोटी और लिख दो कि प्रदेश की सबसे छोटी तहसील, तो मेरे साथी आप करेंगे काशीपुर, जो बरेली मंडल में आती है सर। कौन सी? तो भैया जी राइट यहां पर आप लिख देना काशीपुर। और भैया ये कहां पर? बरेली मंडल में। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। अब क्वेश्चन क्या होगा? सबसे अधिक तहसीलों वाला जनपद प्रयागराज 8, उत्तर प्रदेश की मतलब कि सबसे बड़ी तहसील मऊ रानीपुर जो कि झांसी में, और सबसे छोटी, यदि सबसे छोटी तहसील की बात आती है तो आप काशीपुर बरेली कर देना, जो बरेली मंडल में ही होगी। अब एक और बात है, जो तहसील है इसका मुख्य अधिकारी कौन होता है, ये मुझे बता दो। एक ये भी तो क्वेश्चन आ जाएगा कि तहसील का मुख्य अधिकारी, यहां लिख दो इसका जो मुख्य अधिकारी। कोई मेरा साथी है जो बताएगा कि सर जी हम बता देंगे। तहसील का मुख्य अधिकारी होता है सर जी एसडीएम। अब देखा होगा तहसील में आती जो है गाड़ी एसडीएम साहब आगे। अब यह पूछेंगे भाई एसडीएम साहब आए हैं या ना आए? ना आए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम को हम बोल देंगे भैया जी सब, ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, सब डिविजनल। ठीक है, क्या होगा सर जी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन से? तो मजिस्ट्रेट। बहुत बढ़िया सर जी,
मजिस एक सेकंड रुकेंगे, मजिस्ट्रेट ये कर दो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, बहुत बढ़िया। अब इसे उप जिलाधिकारी भी हम बोलेंगे सर, ठीक है, हिंदी में बोलें तो हम क्या लिख देंगे, उप जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जिलाधिकारी। तो ये एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आता है क्वेश्चन कि तहसील का मुख्य अधिकारी कौन होता है, एसडीएम, जिसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हम बोलेंगे, और सरची इसे हम कहते हैं उप जिला अधिकारी। आगे बात समझ में यहां तक, चलो जी। और दूसरी बात, इसी में राजस्व प्रशासन और सरकारी करों की वसूली का कार्य कौन करता है, तो आप करेंगे तहसीलदार। अब देखो, ये मुख्य अधिकारी, ये तो तहसील के मुख्य अधिकारी होंगे, एक और होंगे वो क्या करेंगे साथी, प्रदेश का या राजस्व प्रशासन और सरकारी करों की वसूली। ये और आपको लिख देना है, राजस्व प्रशासन एवं राजस्व प्रशासन एवं करों की वसूली। ये जो है वसूली वगैरह का जो कार्य कौन देखता है, वसूली, तो आप लिख देना तहसीलदार, तहसीलदार। ये तहसीलदार अलग होंगे, एसडीएम साहब अलग होंगे, ठीक है जी। तो एसडीएम तो राजस्व प्रशासन एवं करों की जो वसूली है, ये आप लिख देना, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आप बताएंगे भी, ठीक है। अब एक यदि हम देखें तो भैया जी पहले होता है सबसे बड़ा जो होता है राजस्व परिषद, सबसे बड़ी होती है राजस्व परिषद। 1861 ईस्वी में राजस्व परिषद का जो गठन हुआ, राजस्व परिषद के, ये हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपके होंगे भैया जी डीसी या हम कर देंगे डीएम, ये दोनों पद एक ही हैं, ठीक है। डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, या हम इन्हें लिख देंगे जिला मजिस्ट्रेट। बहुत बढ़िया सर जी, कौन होंगे तो भैया जी जिला मजिस्ट्रेट या मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब इनके जस्ट नीचे होंगे एडीएम, हाँ सर जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब अतिरिक्त जिला, एडिशनल की बात होगी साथी, एडिशनल लिख दोगे ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर इसी के नीचे उपखंड एक होता है एसडीओ, उपखंड जिला अधिकारी, उपखंड जिला अधिकारी, ठीक है, उपखंड जिला अधिकारी, जिसे हम बोल देते हैं एसडीओ, ये हो गया। और इन्हीं के जस्ट नीचे होता है तहसीलदार, ठीक है, मतलब कि एसडीएम भी बोल देते हैं, मतलब उपखंड जिलाधिकारी एसडीएम। तहसीलदार के नीचे होता है सरची नायब तहसीलदार, कौन सा, नायब तहसीलदार। अब नायब तहसीलदार के ये क्रम भी हमसे पूछ लिया जाता है। फिर आएगा सरची कानून गो आए हैं या ना आए, पता ना भैया जी, अभी तो ना आए, और ये सभी लेट से या में है। राजस्व निरीक्षक, जिसे हम बोलेंगे आरआई, इसी के साथ होगा राजस्व निरीक्षक भैया जी, राजस्व निरीक्षक मीन्स हो गया आरआई, और इसी के जस्ट नीचे होगा आप, ठीक है जी, लेखपाल मीन्स पटवारी, आप होंगे भैया जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ऊपर राजस्व निरीक्षक होगा, फिर इससे ऊपर कानून गो से ऊपर नायब तहसीलदार, तहसीलदार से ऊपर तहसीलदार उपखंड जिलाधिकारी, एसडीओ बोल दे, एसडीएम बोले, ठीक है जी। और इसी के साथ ही, ठीक है, इसी के साथ ही इन दोनों का कार्य अलग होता है, एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर डीसी डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर राजस्व परिषद होती है। तो इस तरीके से आप इन्हें एक बार जो है बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट, हाँ, तहसीलदार मतलब कि और जी एसडीएम हैं तो एक ही रैंक के, लेकिन कार्य थोड़ा सा
अलग सा है। ठीक है, ये आप जो है इन पॉइंटों को नोट कर लेना। हाँ, एसडीएम या एसडीओ एक ही बात है, उपखंड जिलाधिकारी भी बोल देंगे इसे। ठीक है, या एसडीएम कर दो, जैसे डीसी यहां कर दो, एसडीएम कर दो। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे डीसी और डीएम एक ही पद है ऐसी, ठीक है ना, एसडीओ एसडीएम ये हो गया। चलो जी, यहां तक पॉइंट कंप्लीट। चलो जी, यहां तक हो गया भैया जी कंप्लीट। अब चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाँ, अगले पॉइंट पर चलेंगे भैया जी। नेक्स्ट हो गया आपका उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद। एक और आप लिखेंगे भैया जी नगर पालिका परिषद। कौन सी नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष है, नगर पालिका परिषद। अब इससे ऊपर होती है नगर निगम, इससे ऊपर होती है नगर निगम, मैंने आपको बता दी 17। और नगर पालिका परिषद जिन शहर की आबादी 1 से 5 लाख के बीच होती है, उन्हें नगर पालिका परिषद का दर्जा दे दिया जाता है। म्यूनिसिपल काउंसिल हम बोल देंगे भैया जी, क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। अब कौन पहले बताएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर पालिका परिषदों की संख्या कितनी होगी? तो 200। अभी तक कितनी थी? 198 थी, लेकिन 2 और बढ़ गई। तो आप बता देना भैया जी ये कितनी हो जाती है टोटल। आज देखूं 200। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम आया था, इनका जो संचालन है ना, इनका संचालन उत्तर प्रदेश, ये बता देना सर जी, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। कौन सा? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। अब ये कब आया सर जी? 1916। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा इनका संचालन होता है, इनका संचालन होता, ये भी आप सभी को कर देना होगा, इनका संचालन होता है। ठीक है जी, चलो जी, यहां तक करेक्ट है। तो भैया जी उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब आया? तो 1916 में आया था। अब इसी के साथ आगे चलेंगे अगले पर। चलो भैया जी, क्षेत्र पंचायत, पहले नगर पंचायत तो करो। हाँ सर, अब दूसरे नंबर पर आते हैं नगर पंचायत। अब नगर पंचायत का दर्जा उन्हें दिया जाता है जिन शहरों की आबादी 15,000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है, और इसे तो हम भैया जी नगर पंचायत ही कर देंगे। कौन सा? नगर पंचायत। ठीक है, और नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में कितनी होंगी? तो आप लिख देना सर जी आज वर्तमान में, ठीक है, 546। ये एकदम डाटा राइट है, ठीक है, ये एकदम डाटा करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, तो ये आप सभी को बता देनी है। अब एक होगा भैया जी उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत। अब हम देखें तो भैया जी कौन सा? क्षेत्र पंचायत। और क्षेत्र पंचायत आप लिख देना एरिया पंचायत, इंग्लिश में होगा एरिया, और इनकी संख्या होगी 846। इनकी संख्या कितनी होगी? 846। प्रदेश में क्षेत्र पंचायत एरिया जो है, एक होगा भैया जी उत्तर प्रदेश में विकास खंड। ठीक है, विकास खंड आप सभी को समझ गए होंगे, विकास खंड बोला जाता है ब्लॉक को। ठीक है, विकास खंड भैया, इसे हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक जो होता है, और ये इनकी संख्या भी 846 ही है। क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में विकास खंड मीन्स ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो 846। ये एक सेकंड रुको भाई, 526 होगा भाई, माफी चाहेंगे, 526 होना चाहिए, गलत हो जाता अभी, 526 होगा, ये 846 होंगे दोनों।
ठीक है, ध्यान चूका भी गलती हो जाती। भाई क्षेत्र पंचायत ठीक है ना, क्षेत्र पंचायत है कर लेना है, 526 करना, बाकी 846 846 ये दोनों हैं। ठीक है, ये दोनों सही है, वो गलत हो जाता। अभी माफी चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, ये तो 846 46 है, ये 526 होगा। ये करना है सही एकदम। नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत होगा सर। अभी गलत हो जाती, ये 526 होंगी। ठीक है, ये 526 और एरिया पंचायत और विकास खंड ये दोनों की दोनों आपके 846 46 हैं। ठीक है, 546। एक चीज गलत हो रही है, कुछ ना कुछ। रुको एक सेकंड। या तो उल्टे लिख गए। भाई एक सेकंड रुक जाएंगे, दिमाग से बात निकल गई। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, बने रहेंगे बस। नगर पंचायत होनी चाहिए 526, ये पहले सही लिख रहा था 526। ठीक है, नगर पंचायत कितनी होगी? 526 ना होगी, बढ़ गई ये 546 होगी। भाई दिमाग ही चलवा दिया। 546 अब सही है। ठीक है, 800 और ये दोनों जो होंगी ये 826 और 826। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बन गया। ठीक है, तो ये अब राइट है। नगर पंचायत 546 हो गई, 545 एक बढ़ गई, और क्षेत्र पंचायत 826 और विकास खंड भी 826। अब सही है, अब सही है। ठीक है ना, अब ये राइट है। ठीक है, अब ये सही है भैया। अरे हो गई भैया जी, हो जाती है मिस्टेक। ठीक है ना, थोड़ी सी हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सही है ही करेंगे। ठीक है, तो रवि यादव जी, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो आप इसे कर देंगे, अब सही है। ठीक है, चलो जी, अब इसे सही है, नोट्स बना लो भैया। नोट्सों को मना थोड़ी कर रहा है कोई, हो जाता है कभी, आप पे भी हो जाती होगी मिस्टेक। ठीक है, अब नंबरिंग में ऊपर नीचे हो गया तो इसमें कोई वो ज्यादा बड़ा इशू ना होगा। बाकी अब सही है। ठीक है, हो जाता है, एक अलग ही जो है रहता भी है प्रेशर सा, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। हो गई भाई, नंबर भूल गए, गलत सा हो गया तो कोई ना, अब सही हो गया। ठीक है, चलो जी, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। दीपक गैंगवार कह रहे हैं आपका डाटा दोबारा। अरे भैया हो गए ये। ठीक है, दोबारा हो जाती है भैया। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब लगातार कंटिन्यू क्लास ही चलती रहेंगी। अब जो है, अब दिमाग में चीजों को रखना। और चलो ठीक है, अब आगे क्या कहेंगे, आपसे भी गलती होती है, सबसे हो जाती है। बाकी अब ये सारी चीजें एकदम राइट हैं। अब चलते हैं भैया जी, आर्थिक संभाग क्षेत्र। अब प्रदेश में एक और होगा सर जी, आर्थिक संभाग क्षेत्र। आर्थिक संभाग क्षेत्र। सर ये बात कैसे होगी? हमने अपने प्रदेश को 4 पार्टों में विभक्त कर दिया। बोले तो इकोनॉमिक रीजन्स की बात है। बोले तो सर जी क्या होगा? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक की बात है, इकोनॉमिक रीजन्स। हमने अपने प्रदेश को इकोनॉमिक रीजन्स मींस 4 पार्टों में विभक्त किया। देखा होगा जब बसपा की सरकार थी, तो बसपा की सरकार में
यदि होती तो वो उन्होंने, ठीक है ना, मतलब कि बोल भी दिया था कि हम अपने प्रदेश को 4 पार्टों में विभक्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश से चार चार राज्य बन जाते। अब वो आर्थिक संभाग क्षेत्र, ठीक है, आर्थिक, अभी तसल्ली तो पकड़ो, सारी की सारी चीजें बताऊंगा ना, ग्राम पंचायत भी बता देते तो भैया हो गया टॉपिक खत्म। ठीक है, जब टॉपिक खत्म हो जाया करें तो तब आप जो कमेंट्स किया करो। जब अभी टॉपिक चल ही रहा है, मैंने लिखा रखा है नगर निगम एवं नगर निकाय, तो जब टॉपिक, जब मैं ये कह दूं कि अब कंप्लीट है, तब आप जो ये कहो कि ये रह गया जी। आगे बात समझ में, चलो। आर्थिक संभाग क्षेत्र, इकोनॉमिक रीजन्स की बात आती है तो ये थे 4। अब 4 कौन कौन से? एक होगा पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र। कौन सा भैया जी? पश्चिमी। अब यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी आर्थिक संभाग में या पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र में कितने, ठीक है, जनपद हैं? पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र, ये आप सभी को लिखना है। ठीक है, अब दूसरी बात होगा साथी, पश्चिमी एक आ जाएगा पूर्वी, पूर्वी आर्थिक संभाग क्षेत्र, ये कर देंगे। तीसरा आपका होता साथी सेंट्रल इकोनॉमिक जोन, सेंट्रल मींस केंद्रीय आर्थिक संभाग क्षेत्र। और चौथा जो आपका होगा सरची बुंदेलखंड आर्थिक संभाग क्षेत्र, बुंदेलखंड आर्थिक संभाग क्षेत्र, ये हो गए। अपने प्रदेश को इन 4 पॉइंटों में, मतलब 4 क्षेत्रों में, ठीक है, हम ना 4 जो है क्षेत्रों में हमने बांट दिया। और इनमें पश्चिमी आर्थिक संभाग में, मतलब इनमें एक तरफ यहां डिस्ट्रिक्ट और कर देना जी, एक तरफ क्या करेंगे भैया जी? डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जिला। अब ये पॉइंट हमसे पूछा जाता है कि जो पश्चिमी जो है इसमें कितने जनपद हैं? 30। आगे बात समझ में, पश्चिमी में कितने होंगे? डिस्ट्रिक्ट 30, पूर्वी में 28, साथी केंद्रीय में 10 और बुंदेलखंड में 7। अब क्वेश्चन आता है कि बुंदेलखंड के तो आप लिख लेंगे, बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक झांसी जालौन, झांसी जालौन हमीरपुर, झांसी जालौन हमीरपुर, इसी के साथ भैया जी ललितपुर हो गया, ललितपुर, ठीक है, झांसी जालौन हमीरपुर ललितपुर, महोबा आलाउदल की नगरी, एक बांदा, और एक आपका हो गया सरची चित्रकूट, एक आपका क्या हो गया? चित्रकूट। तो ये 7 जनपद बुंदेलखंड रीजन में हैं। अब ऐसी तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद बुंदेलखंड क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तब ये आपको बताना होगा कि कौन सा नहीं आता। अब इनमें भैया जी विधानसभा सीट, अब हमसे यहां भी ये पूछ ले कि पश्चिमी जो आर्थिक क्षेत्र है इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, यही तो क्वेश्चन आए तो आप लिख देना सर जी 162, भाई सॉरी 149, माफी चाहूंगा 149, और पूर्वी में कितना होगा? 162। देखो अब क्वेश्चन आए कि पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप 149 कर देना। यदि हमसे पूछे कि पूर्वी में कितनी है, तो 162 कर देना। और साथ ही केंद्रीय की बात आती सेंट्रल, तो 73, और बुंदेलखंड में मेरे साथी 19। अब देखो जोड़ो, ठीक है, इन्हें एक बार जोड़ लो, 9 और 2 कितने हो गए? 11, 11 और 3 14, और 14 और 9 कितने होगी भैया जी? 23, और 23 का कितना हो गया? 3 का। हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 सॉरी 2 और 4 है ना, ये 6, 6 दूनी 12, 12 और 7 कितने बन गए भैया जी? 19, और 1 कितना हो गया? 20, 20 की 0, हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये टोटल कितनी होगी? 403 सीटें इस तरीके से बटी हुई हैं। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। अब ये अलग अलग क्षेत्र आपके हो गए,
पश्चिमी आर्थिक संभाग क्षेत्र 30 जनपद, इसमें विधानसभा की सीट 149। ये सारी चीजें आप सभी को कर देनी है। अब चलते हैं आगे, इन्हें आप नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से। अब एक और पॉइंट भैया जी, अब आ जाओ ग्राम पंचायत। कौन सी पंचायत की बात है, तो आप लिखेंगे ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत मीन्स आपका ही, आप जो है विलेज से बिलोंग करते होंगे तो आप लिख भी देंगे विलेज पंचायत। अब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी होगी? 58,189। कितनी भैया जी? 58,189। अब ये जो 58,189 है, ये पंचायती राज विभाग के अनुसार है। भैया जी किसके अनुसार है? पंचायती राज विभाग के अनुसार। विभाग के, अब जो पंचायती राज विभाग की जो साइट है उस पर यदि हम देखें, पंचायती विभाग जो साइट है पंचायती राज विभाग की, उस पर कितनी होगी? तो भैया जी आप बताएंगे 58,189 और 57,702 भी मिलेगी। हाँ भैया जी, कितना? 57,702। ये एकदम राइट, मतलब कि 57,702 ये आपका हो गया सांख्यिकी डायरी के अनुसार। ठीक है, किसके? सांख्यिकी डायरी के अनुसार। सांख्यिकी जो डायरी है, जो जिसमें मतलब सांख्यिकी डायरी वगैरह जो दे रखी है, उसमें कितने होंगे? 57,702। और भैया जी 59,000, कितना? मतलब 59,163। ये आपकी जो है यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था, यूपीएसआई एग्जाम 2021, उसमें भैया जी आयोग ने माना था, यह सही माना था। आयोग ने यह सही माना। ठीक है, आगे बात तो समझ में भाई। अब मैंने सारे पॉइंट आपको यहां पर लिखा दिए हैं। अब इनमें घटत बढ़त होती रहती है। ठीक है, इनमें क्या है भैया जी? घटत बढ़त होती रहती है। अरे भैया मैंने सारी चीजें लिखवाई हैं। ठीक है, इतना लिखवाया था मैंने, तो जो लिखवाई है मैंने सारी चीजें यही लिखवा दी। और दूसरी बात देखो, 58,189 पंचायती राज विभाग के अनुसार। ठीक है, जब मैं पूरा लिख दे करो ना क्वेश्चन को, जब करे करो, फिर नो करो हाँ, तो ये आप पहले देख करो कि मैं लिखा क्या रहा हूं। आगे बात समझ में? मैंने पूरे के पूरे, अब देख लेना आप, जब पंचायती राज विभाग की साइट पर जाएंगे तो हमें 58,189 मिलेगा। ठीक है, अब जब सांख्यिकी डायरी के अनुसार देखेंगे 57,702। और जो यूपीएससी एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या, तो उन्होंने सही माना 59,163। अब उसमें ये होगा, अब उसमें क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या, वो ऐसे क्वेश्चन देगा तो ये सही होगा। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी डायरी के अनुसार ग्राम पंचायतों की, तो ये हो गया। अब इनमें से एक ऑप्शन होगा, ऐसे ना है कि सारे ऑप्शन मिलेंगे, एक मिल जाएगा। ठीक है, एक इनमें मिल जाएगा। क्षेत्र पंचायत और नगर पंचायत में क्या है? क्षेत्र पंचायत तो होगी जैसे ग्रामों का क्षेत्र हो गया, नगर नगर की, जहां की आबादी जिस नगर की 15,000 से 1 लाख के बीच होती है। ठीक है, और ग्राम पंचायत हमारे ग्राम हो गए जिनकी आबादी देखो 5-6 हजार तक मैक्सिमम होती है। यही डिफरेंस है। ठीक है, और बाकी ये टॉपिक आपका जो चलेगा तो मैं पूरी चीजें आपको कराऊंगा, तो मैंने यहां पर पूरे की पूरी ये चीजें आपको बता दी है। आगे बात तो समझ में ना? और एक और कर देना भैया जी, अब आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सर हम एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा, एक आएगा, बस याद रख लो आप, एक आएगा, ना कि सारे पूछे जाएंगे। अब मैंने तुम्हें बता दिए हैं कि ये साइटन पे दे रखी हैं, क्योंकि कल को आप जो है मैं ये लिखवा देता 59,163, तो तुम ये कहते ये दे रखा जी। तो मैंने सारी की सारी चीजें आपको यहां पर दे दी हैं, तो कंफ्यूजन होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, कोई भी औचित्य नहीं है। तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, तो ये आप
देख लेना, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो जी। अब दूसरी बात क्या है भैया जी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अब उत्तर प्रदेश में एक और कर दो, उत्तर प्रदेश में मतलब कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण। आगे बात समझ में। अब उत्तर प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने होंगे, तो 5 आप कर देना। सर जी कितने, अब ये क्या हो गए विशेष क्षेत्र, तो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इन्हें हम कर देंगे भैया जी, ये जो होंगे ना ये स्पेशल एरिया होंगे सर जी। क्या स्पेशल एरिया जी सर जी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी, और आप सभी को कर देना है अथॉरिटी, इस तरीके से लिख देना। चलो जी ठीक है, तो ये आप बता देना, अथॉरिटी कर देना। इनकी संख्या कितनी होगी, 5, ठीक है। 5 होगी, 28 ना होगी। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मैंने लिखा है, ठीक है। और वो जो बता रहे हैं ना, वो आवास एवं विकास प्राधिकरण है, ये विशेष क्षेत्र है, वो खाली विकास प्राधिकरण है, वो खाली क्या है, विकास प्राधिकरण, ठीक है। चलो जी एकदम राइट होगा 28, ये आप कर देना। और आवास एवं विकास ये कर देना, आवास एवं विकास परिषद, इन्हें आप कर देना 54, विकास परिषद। और बाकी मेरे साथी ये टॉपिक सामान्य जनरल इंट्रोडक्शन का आपका यहीं पर होता हुआ समाप्त। और कल से उत्तर प्रदेश का इतिहास मैं कराऊंगा, और जैसे हमें टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं की क्रम में हम बढ़ेंगे, ठीक है भैया जी। वहां ये जो हो गई थी 540, थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय सा बन गया, हो जाता है, व्यक्ति से ही होता है। लेकिन एक चीज मैंने देखी यहाँ पर, अभी एक चीज मैंने यहाँ देखी, बस एक सेकंड लूंगा कि कुछ तो कह रहे सर कोई नहीं, कंप्यूटर थोड़ी है, मनुष्य ही तो हैं। लेकिन कुछ ने तो भैया ऐसे समझो कि ये मान लो कि जैसे उनसे कभी जीवन में गलती ना हुई, गलती हुई और चलता रहा था टॉपिक, ऐसे नहीं कि बाद में याद आई हो, ठीक है। तो टॉपिक चल रहा था, तुरंत याद आ गई कुछ ना कुछ गलत है, तो वो सारी चीजें हुई। तो इसलिए भैया जी जो है, ठीक है, तो इसलिए जो है आप करते चलना, ठीक है। फतेहपुर देख लेंगे। तो इन्हें जो है सर क्षेत्र पंचायत विकास खंड में जो ब्लॉक जो होता है, जो ब्लॉक एक तो होगी तहसील, तहसील से ऊपर होता है ब्लॉक, तो वहां के ब्लॉक में जो कार्य वगैरह होते हैं वही सारे तहसील वाले ही होते हैं, जैसे पर्चा भरा जाना प्रधानी का, ये सारी चीजें, ठीक है, ये होंगी, ठीक है। चलो जी, तो इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे कल और बेहतरीन तरीके से। अरे भैया शुभम कुमार फतेहपुर कह तो दी, फतेहपुर देख लेंगे, देख लेंगे कैसे करोगे। चलो जी, और जी ओमकार जी बकवास आता भी है, आप करा रहे हैं ये बकवास लग रही है। चलो बहुत जल्दी लेखपाल बनोगे तुम, ठीक है, मनोकामना हमारी आपके साथ है। तो एग्जाम में उठा के देखना, ये बकवास लग रही है, ये कह रहे हैं कि बकवास आता भी है जैसे आप करा रहे हो। चलो नाता आप मत करना, ठीक है, कोई कह थोड़ी मरा है कि आप करो, मत करो, बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।